गुड मॉर्निंग, क्या हाल है भाई सबके, कैसा चल रहा है सारा मसला? ठीक है। तो हम अभी ह्यूमन रिप्रोडक्शन में क्या देख रहे थे सर? अभी तक हम पहुंचे हैं ह्यूमन स्पर्म तक, यानी अब हमारे पास कौन सा स्ट्रक्चर बाकी है? ह्यूमन एग का। हमने उससे पहले सारे प्रोसेस देख लिए, गैमेटोजेनेसिस देख लिया यानी स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis, मेंस्ट्रुअल साइकिल में हमने बहुत से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लिए। उसमें हमने देखा आपका फॉलिकुलर फेज देखा, प्रोलिफरेटिव फेज देखा, सेक्रेटरी ल्यूटियल फेज, ओव्यूलेशन, ये सारी चीज। कब प्रोजेस्टेरॉन का लेवल हाई होना चाहिए, कब डाउन होना चाहिए। प्रोजेस्टेरॉन का लेवल अगर हाई होगा तो क्या होगा? प्रेगनेंसी के चांसेस है, इसलिए उसे क्या कहते हैं? प्रेगनेंसी हार्मोन कहते हैं। अगर प्रोजेस्टेरॉन का लेवल मेंटेन है तो कॉर्पस ल्यूटियम मेंटेन है, तो मतलब क्या है कि अगेन फर्टिलाइजेशन के चांसेस हैं। नहीं है तो कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट हो जाता है, कॉर्पस बाइफन बन जाता है, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल डाउन हो जाता है। एलएच 14 डेज में आपका पीक मारता है। ये सारी चीजें याद है ना? सिस्टम चल रहा है। तो हमें क्या देखना है सर? हमें देखना है टाइप्स ऑफ एग्स देखने हैं, एग्स ऑन द बेसिस ऑफ यॉर्क देखना है, शेप देखना है, एंड लेयर कितने होते हैं, मेम्ब्रेन्स कितने होते हैं, और उसके बाद हमें फिर सारे प्रोसेस को देखना है। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं टाइप्स ऑफ एग। टाइप्स ऑफ, पक्की बात? ठीक है सर। तो हम एग को तो बहुत बेसिस पे देख सकते हैं, है ना? पहले हम देख लेते हैं एग में क्या है, जो येलो पार्ट होता है जिसे हम यॉर्क कहते हैं। तो यॉर्क के बेसिस में हम देख लेते हैं एग के टाइप। तो पहला हम क्या देख लेते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ यॉर्क। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ यॉर्क, यानी यॉर्क के प्रेजेंस और एब्सेंस में हम देख लेते हैं कि कैसा होता है आपका टाइप्स ऑफ एग। तो फर्स्ट इसमें आप लिख लीजिए दैट इज माइक्रोलेसिथल। पहला क्या हो जाएगा? माइक्रोलेसिथल। लेसिथल टर्म जो यूज हो रहा है, लेसिथल टर्म जो यूज हो रहा है, किसके लिए यूज हो रहा है? यॉर्क के लिए यूज हो रहा है। ठीक है, किसके लिए यूज हो रहा है? यॉर्क के लिए। तो अब मामला देखो कितना आसान हो गया। अगेन भाई बायोलॉजी में क्या है, टर्मिनोलॉजी है। यॉर्क सर आपने बता दिया कि लेसिथल। माइक्रो में मालूम है सर क्या होगा? स्मॉल। यानी क्या होगा कि सर अगर बहुत स्मॉल साइज का यॉर्क प्रेजेंट है तो वो क्या हो गया? माइक्रोलेसिथल हो गया। सर इसी का ऑपोजिट कर दीजिए ना, मेगालेसिथल। क्या हो गया? मेगालेसिथल। यानी यॉर्क का साइज क्या होगा? लार्जर होगा। सर एक और कर दीजिए ना, कि ना छोटा होगा ना बड़ा होगा, बराबर होगा। तो बराबर को हम क्या बोलते हैं? आइसोलेसिथल। सर अब एक ये भी चांस है कि अंडे में यॉर्क हो ही ना, लाइक ह्यूमन एग्स। ह्यूमन एग्स में क्या होता है? नहीं होता, बहुत छोटे अमाउंट में होते हैं। तो उसी की क्या होता है? एब्सेंट है, नियरली इक्वल टू 0। तो उसे हम क्या कह देंगे सर? बायो में किसी भी चीज में ए लगा दीजिए ना, तो क्या हो जाता है? एब्सेंट हो जाता है, एलेसिथल। ये चार नाम आसान हो गए कि नहीं हो गए? एक मिनट, हाँ सॉरी। ठीक है, तो माइक्रोलेसिथल, मेगालेसिथल, आइसोलेसिथल एंड एलेसिथल। ठीक है, तो ये हम क्या देख रहे हैं? ऑन द बेसिस ऑफ यॉर्क देख रहे हैं ना। यॉर्क क्या? अमाउंट ऑफ यॉर्क, कि कम है कि ज्यादा है। तो हम इसे अच्छे से और अच्छे से लिख दे, ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ यॉर्क, है ना? माइक्रो, मेगा, आइसो मत लिखो, मेजो लिख दो उसको। बीच का, न कम न ज्यादा। आता ना सल्लू भाई लेके, न कम न ज्यादा। तो न कम न ज्यादा, चूंकि आइसो हम दूसरे टाइप में हमें काम आ जाए तो कंफ्यूज ना हो जाए, इसलिए इसे टर्म को चेंज करके हम मेजो लिख देते हैं तो ज्यादा आसान होगा। सर मेजो मतलब बीच का, न कम न ज्यादा। तो जैसा कि मैंने कहा कि एलेसिथल क्या हो गया? एग विदाउट यॉर्क। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या है? मैंने पहले ही कहा, दैट इज ह्यूमन एग। साथ साथ लिख दीजिए मेसोलेसिथल। The egg has yolk in moderate amount। पक्की बात? पक्की बात। इसका एग्जाम्पल फ्रॉग लिख लीजिए। मेगालेसिथल ऑब्वियस है, लार्ज अमाउंट ऑफ large amount of
यॉक। ठीक, मोस्ट ऑफ द केस में जैसे इंसेक्ट हो गए आपके, बर्ड्स हो गए, ठीक है, रेप्टाइल्स हो गए, इन सब में क्या होगा, मेगालेसिथल एग पाया जाता है, यानी यॉक का डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा होता है। वही रीजन हम देखेंगे, आगे में देखना है। और माइक्रो क्या हो गया, वेरी लेस अमाउंट ऑफ यॉक। ये ज्यादातर आपको उसमें डिबेट में सी अर्चिन वगैरह में मिल जाएगा। सी अर्चिन देख लीजिए, एग्जाम्पल में और चीज दिख जाएगी। ठीक है, मामला आसान है, लिख लो भाई, लिख लीजिए। हो गया, लिख लिया आपने। तो हमने पहले क्या देखा, ऑन द बेसिस ऑफ आपका अमाउंट ऑफ यॉक देखा। सेकंड हम क्या देख सकते हैं, सेकेंडली पार्ट देख सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ यॉक, ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ यॉक। ठीक, यानी यॉक कम ज्यादा तो है, लेकिन किधर है, सेंटर में है ना, एक्सिस पे है, कहां पे है, इसके बेसिस पे भी हम इसमें क्या देख सकते हैं, तीन पार्ट में इसे हम देख सकते हैं। क्या, फर्स्ट इज, इसीलिए मैंने वहां मेजो लिखा दिया था ताकि यहां कंफ्यूजन ना हो। आइसोलेसिथल, सर नाम बदला, आइसो यानी इक्वल, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो गए। तो यॉक is equally distributed throughout साइटोप्लाज्म, जैसे हमारा ही एक ह्यूमन है। ठीक है, ह्यूमन है। अब आइए दूसरा क्या हो सकता है सर, कि आइसो ना हो, वो आपका सेंटर में हो, यानी सिर्फ सेंटर में ज्यादा हो, तो क्या होगा, सेंट्रो लेसिथल। बार बार क्या आ रहा है हमारे पास, सर लेसिथल आ रहा है, जिसका मीनिंग हमने पहले ही देख लिया, यॉक होता है, तो मामला कितना आसान हो गया। तो सेंट्रो लेसिथल क्या हो गया, एट दी सेंटर। पूरा सेंटर दिखाने की जरूरत नहीं है ना भाई, इतना लंबा चौड़ा टाइम बच जाता है, एट द सेंटर। क्लियर बात है, बोलो ना भाई। तीसरा क्या हो जाएगा सर, टेलोलेसिथल। क्या हो जाएगा, टेलोलेसिथल, यानी यॉक कहां होगा, यॉक एट द एक्सिस, या बोल सकते हैं वेजिटल पोल। जो हम स्ट्रक्चर देखेंगे एक का, उसमें क्या होता है कि सर वेजिटल पोल होता है और ठीक उसी के ऑपोजिट एनिमल पोल होता है। तो वेजिटल पोल की तरफ क्या होगा, यॉक होगा, एंड जो बाकी पार्ट है, यानी एग में क्या होगा, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म, वो किस तरफ होंगे, तो सर जब वेजिटल पोल की तरफ यॉक है, तो हमारा न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म किसकी तरफ पड़ा, एट एनिमल पोल। पढ़ा कि नहीं पढ़ा भाई, बोलो ना पक्की बात, लिख लीजिए। कोई दिक्कत है इसमें, नहीं, बोलो, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। एग्जाम्पल ये आपके इंसेक्ट्स हो, ठीक है, लिख लीजिए। अरे भाई इसका एग्जाम्पल लेंगे, एम्फीबियन, अब लिखिए, हो गया, पक्की बात, चल रहा कि नहीं चल रहा है, हाँ ठीक। अब हम लोग क्या है, पहले में लिख के लिखने में बहुत टाइम वेस्ट होता है। देखो कि अब हमारे पास हमने देखा कि ऑन बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ यॉक, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ यॉक, अब हमें देखना है एग के मेम्ब्रेन के बारे में। एग मेम्ब्रेन इन जनरल 3 लेयर्स होते हैं, है ना, कोरोना रेडिएटा, जोना पेलुसिडा और विटेलाइन मेम्ब्रेन यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से घिरा हुआ मेम्ब्रेन। ठीक है, तो वो सिक्रीट कौन करता है, कौन से लेयर को कौन सिक्रीट करता है, उसके बेसिस में एग मेम्ब्रेन के 3 टाइप हम बोल सकते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी एग मेम्ब्रेन। तो फर्स्ट प्राइमरी एग मेम्ब्रेन जो है वो कौन सिक्रीट कर रहे हैं, सिक्रेटेड बाय ओवम इटसेल्फ।
सर एग क्या है? ओवम। ओवम खुद से अपने रिलीज कर रहा है, यानी सेल से, यानी ओवम से रिलीज हो रहा है, जैसे विटेलाइन मेम्ब्रेन। क्योंकि सेल के रिस्पेक्ट में सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो क्या है हमारा, देखो पहले डायग्राम से हम समझते हैं क्या है। तो मान लीजिए दिस इज फीमेल एग, बीच में क्या होगा, जर्मिनल सेल न्यूक्लियस का पार्ट होगा, फिर आपके एक कॉर्टेक्स होंगे यहाँ पे, है ना, ठीक है। अब इसके बाद आपका एक और लेयर आएगा फाइन, और सबसे बाहर में आपका एक लेयर होगा जिसे आप क्या कहेंगे, कोरोना रेडिएटा। 3 लेयर फॉर्म हो जाएंगे, ठीक। तो ये सबसे बाहर वाला क्या हो गया, कोरोना रेडिएटा हो गया, ठीक। ये जहां पे है ये मेम्ब्रेन, ये क्या हो गया, जोना पेलुसिडा हो गया। और ये जो लेयर है आपका, ये आपका क्या हो गया, यही हो गया विटेलाइन मेम्ब्रेन। किससे घिरा होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। ये जो आपको दिख रहे हैं ये आपके क्या हो गए, जर्म सेल्स, यहीं से फॉर्म होते हैं जो हमने गैमेटोजेनेसिस में दे रखा है, जिसे हम क्या बोलेंगे, जर्माइनल वेसिकल। और ये क्या है, एक कॉर्टेक्स का। अब मैंने कहा था सर 2 पार्ट होता है, एनिमल पोल, वेजिटल पोल। इस साइड से आपका आएगा एनिमल पोल, तो इसका ऑपोजिट साइड क्या हो जाएगा, वेजिटल पोल हो जाएगा। तो 3 लेयर हो गए। तो पहले लेयर अगर एग की तरफ से हम बात करें तो इसका पहला लेयर कौन है, विटेलाइन मेम्ब्रेन है। कौन सिक्रीट कर रहा है, सर ओवम और सेल सिक्रीट करते हैं। फिर फॉलिकुलर आता था ना, फॉलिकल्स फॉर्म करते थे, एस्ट्रोजन वाला मामला। फॉलिकल्स कोरोना रेडिएटा कौन कर रहा है, फॉलिकुलर सेल सिक्रीट करता है। और सर बाकी जो शेल है, आउटर कवरिंग है, उसको कौन फॉर्म कर रहा है, तो सर उसको फॉर्म कौन करता है, बोलिए ना, तो सर उसको करता है ओविडक्ट या ग्लैंड करता है। क्लियर है। सेकेंडरी को इवन आप जो प्राइमरी आपका दिया हुआ है विटेलाइन मेम्ब्रेन, यही से जोना पेलुसिडा भी फॉर्म होता है। तो टेंशन की बात नहीं है सर जोना पेलुसिडा कहां गया, विटेलाइन मेम्ब्रेन ही आपका जोना पेलुसिडा लेयर को फॉर्म करता है। तो दोनों के लिए सेम आपका एग्जांपल होगा, प्राइमरी। सेकेंडरी में आपका कोरोना रेडिएटा आ जाएगा। अब ऑब्वियस बात है जब प्राइमरी और सेकेंडरी टर्शियरी लेयर आपके हो गए, आपका विटेलाइन मेम्ब्रेन, जोना पेलुसिडा एंड कोरोना रेडिएटा, तो सर शेल में क्या होता है, शेल होता है, एक में स्ट्रक्चर होता है शेल, आपने देखा होगा एक में होता है ना, तो वो शेल को क्या वाटर कवरिंग बोलते हैं। एल्ब्यूमिन से जो बना होता है, कैलकेरियस होता है, मुर्गी का अंडा खाते होंगे आप, तो जो आउटर व्हाइट पार्ट है वो क्या है, कैलकेरियस पार्ट है, एल्ब्यूमिन का पार्ट है, उसे कौन सिक्रीट कर रहा है सर, वो फॉर्म होता है ओविडक्ट और ग्लैंड के सिक्रीशन के थ्रू। तो ये 3 पार्ट इस बेसिस में यहाँ पे हमने आसानी से क्या देख लिया, एग का स्ट्रक्चर भी देख लिया। अब यही पे होता है कि अगर स्पर्म को आना है एनिमल पोल से ही आएगा, तो उसे कोरोना रेडिएटा को पहले डिस्ट्रॉय करना होगा, फिर जोना पेलुसिडा को डिस्ट्रॉय करेगा। तब जब ये दोनों चीज को डिस्ट्रॉय कर देगा तो इसका रास्ता विटेलाइन मेम्ब्रेन की तरफ खुल गया, अंदर जाके एग से मिल सकता है, फिर फ्यूजन करा सकता है। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, विटेलोजेनेसिस बोलते हैं। क्या, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ यॉर्क एंड इट्स डिपोजिशन। विटेलो एग के लिए यूज होता है, जेनेसिस फॉर्मेशन के लिए। एग का फॉर्मेशन कैसे हुआ सर, जब यॉर्क का फॉर्मेशन हुआ और उसका डिपोजिशन हुआ, तो उस प्रोसेस को हमने क्या बोल दिया, विटेलोजेनेसिस बोल दिया। क्लियर है मामला, सही बात है। तो क्या हुआ, विटेलोजेनेसिस हो गया। और विटेलोजेनेसिस अगर आप सेल ऑर्गेनल की बात करें, ह्यूमन में बात करें, गोल्गी बॉडीज में आप ये चीज देखेंगे, विटेलोजेनेसिस कराता है ना। हम सेल में वो चीज पढ़ेंगे, बिल्कुल पढ़ेंगे। तो ये बात क्लियर है, ये जानने के लिए बहुत आसान मामला है। मेन हमें फोकस इस स्ट्रक्चर में करना है, क्योंकि आगे हमें फर्टिलाइजेशन देखना है, स्पर्म को इसी पे आना है, इस चीज को हमें समझना है। हम अगर ये चीज समझ गए तो हम तैयार हैं क्या समझने के लिए, फर्टिलाइजेशन समझने के लिए। अब जब हम एग के बारे में पढ़ ही रहे हैं, एग की चीजें, तो उसमें 2 तरह के एग और होते हैं। एग के टाइप्स को अगर हम देखेंगे तो 2 एग होते हैं, क्लाइडिक एग, आप सुने हैं, क्लाइडिक एग एंड नॉन क्लाइडिक एग। क्लाइडिक एंड नॉन क्लाइडिक मतलब क्या है कि सर अगर हमें पता है क्लाइडिक क्या होता है तो नॉन तो ऑब्वियस पता चल गया। स्पेलिंग चेक कर लेना भाई, वो आई इधर होगा या इधर होगा, ठीक है, आई थिंक आई इधर होगा, क्लाइडिक।
ठीक है, चेक कर लो, डजंट मैटर, ठीक है। तो क्लोइडिक एंड नॉन क्लोइडिक एग क्या होगा सर, ये होगा कि जो मैमल होते हैं ना, मैमल्स वगैरह, रेप्टाइल्स हो गए, मैमल तो रेप्टाइल्स हो गए, आपके इंसेक्ट्स हो गए, बर्ड्स हो गए, तो क्या होता है सर, हमें हमारे इसमें क्या एग हमारा नहीं बाहर आता है ना, एग के अंदर ही प्लेसेंटा फॉर्म है, एम्ब्रियो एग के अंदर ही फॉर्म हुआ और फिर न्यू बेबी बॉर्न होता है, क्लियर है। और उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, जब फॉर्मेशन होता है इस बेसिस पे, तो क्या हुआ, ऐसा क्यों नेसेसिटी हुआ कि आपको वीवी पैरस बोला गया। दो टर्मिनोलॉजी आ गई, ओवी पैरस, वीवी पैरस। ओवी पैरस टर्म क्यों यूज होता है, यानी जिनका एग निकले से बर्ड्स में क्या हुआ है ना, हिंद में बर्ड्स में क्या हुआ कि सर उनमें क्या बाहर आया, तो उनमें बाहर एग आया। अब एग में फिर क्या होता है, एग बाहर आके फिर डेवलप होता है एम्ब्रियोस में, और फिर जब एम्ब्रियो क्या होता है, एग से हैच आउट होता है, यही प्रोसेस है। बट क्या ह्यूमन में या मोस्ट ऑफ द मैमल में ऐसा होता है क्या सर, नहीं होता है। उसमें एग तो है, ह्यूमन में भी एग है, फीमेल बॉडी में एग है, लेकिन क्या हुआ, डेवलपमेंट इनसाइड ही हुआ और उसके बाद इनसाइड ही हैच आउट होकर बाहर आता है। तो जो ऐसा प्रोसेस आया तो वी पैरस, अंडा बाहर आया तो ओवी पैरस बोलते हैं। रीजन क्या है सर, ऐसा क्यों नहीं होता है कि ह्यूमन में भी ओवी पैरस सिस्टम हो, एग बाहर आ जाए। कौन चाहेगा 9 मंथ इतना परेशानी झेलना, है ना। अगर ये प्रोसेस होता हर कोई ऑप्ट करता, तो बाहर एग रख देंगे, हम उसकी निगरानी करेंगे, काम हो जाएगा बाकी बर्ड्स की तरह, इंसेक्ट्स की तरह। तो रीजन क्या है सर, बिकॉज वी आर नॉन कोलाइडिक, वी हैव नॉन कोलाइडिक एग्स। क्या मतलब हुआ कि हमारे एग के अंदर वो कैपेसिटी नहीं है, वो कैपेबिलिटी नहीं है कि वो बाहर के एनवायरनमेंट में वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर सके, किसे, एम्ब्रियो को, डेवलपिंग एम्ब्रियो को। क्योंकि ऑब्वियसली एम्ब्रियो को क्या चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए। हमने पहले ही पढ़ लिया, वी आर एलेसिथल, हमारे पास यॉक नहीं है और यॉक में ही न्यूट्रिशन है। तो जब न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो क्या होगा, एम्ब्रियो फॉर्म कर पाएगा क्या, बोलो ना भाई, कर पाएगा क्या, नहीं कर पाएगा ना। तो इसलिए एम्ब्रियो को अंदर ही मदर से ही, अम्बिलिकल कॉर्ड से थ्रू ही, प्लेसेंटा फॉर्मेशन के थ्रू ही क्या होता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड होती है। इसलिए एग बाहर नहीं आ सकता, एंड दैट्स व्हाई वी आर वीवी पैरस, ठीक है। व्हाट आर वी, तो मोस्ट ऑफ द नॉन कोलाइडिक क्या होंगे, वीवी पैरस होंगे। कोलाइडिक क्या होंगे, ओवी पैरस होंगे, पैरस, ठीक है। क्या होते हैं कोलाइडिक, विच हैव द न्यूट्रिशन या विच कैन प्रोवाइड द न्यूट्रिशन टू a developing embryo and they cannot provide nutrition to developing embryo। इस बेसिस पे क्या हो गए, कोलाइडिक एग हो गए और नॉन कोलाइडिक एग हो गए। पक्की बात, लिख लीजिए, ठीक है, हो गया। जादू फिर कुछ लिखा हुआ है, ये आसानी है आपके ऑनलाइन क्लास में, टाइम बच जाता है बहुत सारा, है ना। आइए, क्योंकि हमारा फोकस क्या है, कंप्लीटली समझने पे है। तो अभी हम क्या देख रहे थे सर, हमने यॉक के बेसिस पे देख लिया, फिर हमने एग मेम्ब्रेन्स देख लिए, फिर हमने क्या देख लिया सर, अब हमें क्या देखना है, क्लीवेज देखना है। What is that cleavage in the biology terminology, which means simply कि sequence of repeated mitotic division। जब जाइगोट का डेवलपमेंट होगा, यानी जब फर्टिलाइजेशन होगा, स्पर्म और एग आके मिलेंगे, फ्यूज करके जाइगोट बनाएंगे, तो जाइगोट बहुत सारे पहले माइटोटिक स्टेज में जाएगा। हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट में देखा है, माइटोसिस एंड मेयोसिस, ठीक है। और हमने कहा था कि उल्टा होगा एनिमल में। तो पहले इसमें क्या होगा, वहां पहले क्या हो रहा था, मेयोसिस हो रहा था, 4 सेल बन रहे थे, 3 डीजेनरेट कर जा रहा था, फिर एक से फिर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो रहा था। पक्की बात है, याद है, याद कर लो। उसी तरह यहाँ पहले क्या होगा, यहाँ माइटोसिस होगा, जाइगोट पहले माइटोटिक स्टेजेस में जाएंगे, है ना। तो माइटोटिक डिवीजन में जाता है, उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, क्लीवेज कहते हैं। पक्की बात। और उसमें क्या होता है कि डिवीजन बहुत रैपिड होता है, अनकंट्रोल्ड मैनर में होता है, रैपिड डिवीजन होता है, और उसी में क्लस्टर ऑफ सेल्स फॉर्म होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, ब्लास्टोमेर कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्लास्टोमेर कहते हैं। तो उस बेसिस पे, यानी फॉर्मेशन के बेसिस पे 2 टाइप्स के क्लीवेज हो सकते हैं, होलोब्लास्टिक, मेरोब्लास्टिक। अगेन अभी टर्म आया था ब्लास्टोमेर। ब्लास्ट मींस फॉर्मेशन, ब्लास्ट मींस दैट, ब्लास्ट मींस फॉर्मेशन, स्प्लिटिंग फॉर्मेशन, ठीक। होलो, होलो मींस व्हाट आर वी,
मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है हमारा, हमने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ा है, हमारा मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, वी आर होलोजोइक। जोइक मींस एनिमल, होलो मींस कंप्लीट, जिसका न्यूट्रिशन डाइजेशन क्या है, कंप्लीट होता है। तो होलो मींस कंप्लीट, क्लियर है। तो कंप्लीट फॉर्मेशन होगा, क्या मतलब हुआ, जैसे सेगमेंटेशन लाइन पासेस थ्रू द एंटायर एग डिवाइडिंग इट कंप्लीटली, टर्म आया कंप्लीटली, होलो मींस कंप्लीटली, यानी जिस तरह से सेगमेंटेशन लाइन डिवाइड हो, एक को कंप्लीटली डिवाइड करे, आधा अधूरा ना छोड़े, उस तरह के हम क्लीवेज को क्या बोलेंगे, होलोब्लास्टिक बोलेंगे। अब आसानी से आप समझ सकते हैं मेरोब्लास्टिक क्या होगा, जस्ट अपोजिट, कंप्लीटली डिवाइड नहीं कर रहा हो, अनइक्वल डिवीजन हो, तो क्या होगा सर, मेरोब्लास्टिक, उसको लिखा नहीं है, लिख लो, तो क्या होगा सर, अनइक्वल होगा, जस्ट ऑपोजिट है ना, हमेशा क्या होता है, जस्ट ऑपोजिट करना है, इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, अनइक्वल डिवीजन, वो क्या हो जाएगा, मेरोब्लास्टिक। अब यहाँ पे एग्जांपल दिख रहा है एलिसिथल, माइक्रोलिसिथल, मेसोलिसिथल, यानी हमने 4 टाइप पढ़े, तो उस 4 में से 3 टाइप यहीं पे दिखते हैं होलोब्लास्टिक के। तो मेरोब्लास्टिक का कौन सा एग्जांपल बचा सर, एक ही बचा, एम से मेरो, एम से मेगा, यानी मेगालिसिथल में मेरोब्लास्टिक होता है। अब मेगा है, बड़ा है, तो उसके टाइप्स हो सकते हैं, 2 टाइप है, सुपरफिशियल एंड डिस्क्वाइडल। सुपरफिशियली, कहते हैं ना सुपरफिशियली करो, कि अकर्स इन सेंट्रोलिजल एग्स ऑफ इंसेक्ट, यानी सुपरफिशियल किस में होगा, ज्यादातर एग्स ऑफ इंसेक्ट में होगा। तो बचा किसका सर, बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स का, जो मैंने कहा था मेगालिसिथल किस किस में होता है सर, बर्ड्स में होता है, इंसेक्ट में होता है एंड रेप्टाइल्स में होता है। तो उसमें सुपरफिशियल किस में हुआ, इंसेक्ट के एग में हुआ, बचे क्या, आपके बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स। तो इसलिए हम तीनों हमें याद नहीं रखना है, सुपरफिशियल डिस्कार्डेड, सुपरफिशियल मींस ये, डिस्कार्डेड मींस ये, अरे नहीं भैया, बहुत कंफ्यूजन है, ऐसे नहीं, सिंपली समझेंगे ना, आसान कहेंगे, जिंदगी में ऐसी बहुत मसले हैं, यहाँ पे क्यों अपना मसला खराब करे, सर मिल गए, अच्छा पढ़ा रहे हैं तो पढ़ लो ना, क्या पढ़ लो भाई, कि होलो मींस कंप्लीटली, ब्लास्ट मींस फॉर्मेशन, तो डिवाइड करके उसको कंप्लीट कर दे, कंप्लीट डिवीजन हो तो होलोब्लास्टिक। और जितने टाइप हमने पढ़े, तो यॉर्क के डिस्ट्रीब्यूशन में आपके एलिसिथल, माइक्रोलिसिथल, मेसोलिसिथल, वो किस में आ गए, आपके होलोब्लास्टिक। बचा हमारे पास क्या ले देके, मेगालिसिथल। मेगालिसिथल का एग्जांपल क्या है सर, बर्ड्स है, रेप्टाइल्स है, इंसेक्ट है। अब इंसेक्ट क्या है, सुपरफिशियल है, बचा क्या, डिस्क्वाइडल, यानी आपके रेप्टाइल्स और बर्ड्स क्या होंगे, डिस्क्वाइडल है। आसान मामला, मैं बोल रहा हूँ इसलिए आसान नहीं लग रहा है ना, आप समझ रहे हैं तो आसान लगेगा, समझने की कोशिश कीजिए ना भाई, पक्की बात है। तो ये मामला अगर हम इस तरह से करें तो कितना आसान हो गया। और क्लियर क्या है सर, माइटोटिक डिवीजन, माइटोटिक डिवीजन इज इंपॉर्टेंट, मियोटिक डिवीजन मत लिख दीजिएगा, माइटोटिक डिवीजन। और इस बेसिस में कि सर सेगमेंट जो पास हो रहा है, जो क्लीवेज हो रहा होगा, तो वो आपका जो सीधा स्टेट पास कर सकता है ना, एकदम स्टेट। व्हाट आर वी आर बाइलेटरली सिमेट्रिकल, है ना। बायलैटरली मतलब क्या, अगर आपको बीच से 2 हिस्से में कट कर दूं तो क्या होगा, मेरा एक आंख इधर, एक आंख इधर, नाक बराबर इसमें दिखेगी, दोनों शेप बराबर दिखेगा, हाथ एक इधर इधर, यानी हम इक्वली लेफ्ट राइट मुझे दिखेगा। ऐसे डिवीजन को क्या कहते हैं, बायलैटरली सिमेट्रिक या बायलैटरली सिमेट्री कहते हैं। तो क्लीवेज इस बेसिस में भी होता है, किस बेसिस में, क्या हो सकता है, इसे लिख लीजिए, हो गया, लिख लीजिए। हो गया, ठीक है, आइए। तो इस बेसिस में आपको क्लीवेज हो सकते हैं। सेगमेंटेशन के बेसिस में क्या हो सकते हैं सर, रेडियली, रेडियल क्लीवेज की बात करें, सिमेट्री की बात करें तो रेडियली सिमेट्री, क्लीवेज की बात करें तो रेडियल क्लीवेज, इसे खाली रेडियल लिख देते हैं, ठीक है। सेकंड क्या हो जाएगा, बाई रेडियल, फिर क्या हो जाएगा सर, बाइलेटरल,
फिर क्या हो जाएगा आपका सर स्पाइरल, और एक क्या हो जाएगा मेरीडोनल। मेरी है ना, मेरी नहीं बोली मेरी। मेरीडोनल क्या होता है, एक स्ट्रक्चर है, यहाँ एक का एक्सिस जो पास हो रहा है, यानी जो आपका एनिमल पोल से वेजिटल पोल का एक्सिस जो होगा, चाहे ऐसे हो या ऐसे हो, अगर इस केस में है तो इस एक्सिस से यानी एनिमल पोल और वेजिटल पोल के एक्सिस को क्रॉस कर रहा है अगर, तो उसे हम क्या कहते हैं, उस एक्सिस को हम कहते हैं मेरीडोनल कहते हैं। ठीक है, बाकी टर्मिनल क्या है, बाइलेटरल मैंने बताया सर, सीधा सीधा कटेगा तो बाइलेटरल होगा। रेडियल सिमेट्री क्या होगा सर, दो एक से ज्यादा एक्सिस में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, यानी ऐसे और ऐसे भी करते हैं, लाइक अ बॉल को आप स्पाइरल भी कह सकते हैं। ठीक है, कि किसी भी एक्सिस में कट करे वो हमें इक्वली कट होगा, स्पाइरल हो जाएगा। बाइलेटरल में क्या होगा सर, दो ही एक्सिस में इक्वल कट हो सकता है। बाइलेटरल में क्या होगा सर, एक ही एक्सिस से कट हो सकता है, दूसरे एक्सिस से कट नहीं हो सकता है इक्वली। क्लियर है, इसलिए मैं यहाँ लिखा ले रहा हूं ताकि कोई लिखने की आदत पड़ गई है वो छूटे, समझने की आदत आए, वो आप बुक में पढ़ेंगे, क्वेश्चन करेंगे, ऑटोमेटिक आ जाएगा। टर्मिनोलॉजी को समझने की पावर होनी चाहिए दोस्त, तो मामला आसान है। तो ये आपको खुद से लिखना है, क्या करना है, डेफिनेशन खुद से लिखना है, बुक में पढ़ना है, रीडिंग देनी है, खुद से करना है। थोड़ा तो बनाओगे तो मजा आएगा। अपनी स्टोरी आपको खुद क्रिएट करनी है, अपने सक्सेस स्टोरी का या अनसक्सेस स्टोरी का भी। हमेशा एक स्टोरी होती है किसी के पास, कल को आपका नीट निकल जाएगा या नीट नहीं होगा, कुछ मार्क्स से रह गया, आप नेक्स्ट टाइम ट्राई करना चाहेंगे, क्या बोल के करेंगे, आपकी स्टोरी क्या होगी, स्ट्रगल स्टोरी क्या होगी, आपने मेहनत किया कि नहीं। आप घर में आराम से बैठ के खा रहे हैं, मोबाइल में वीडियो लेक्चर देख रहे हैं, और फिर अगर आपका नीट हो जाए तो कोई पूछेगा भैया या दीदी कैसे निकाले थे नीट, कोई नहीं बेटा हम तो मजे में फल फ्रूट खाते थे, पढ़ते थे, हो गया। मजा आया सुनने में, मजा आया क्या, बोलो ना। यही आप कहेंगे नहीं मैं पढ़ता था, मैं ध्यान से पढ़ता था, मैं उसे देखता था, मैं फोकस रहता था, मैं 8 ही घंटे पढ़ता था, लेकिन मैं फोकस होके पढ़ता था। मेरे सर ने कहा था 10 घंटे का शेड्यूल बनाओ, मैं उस 10 घंटे के शेड्यूल को बना के मैं फॉलो करता था, और मैंने बहुत सी चीज़ों को छोड़ दी, अपनी जगह घूमने की आदत छोड़ दी, दोस्ती यारी को छोड़ दिया मैंने, घर वालों से भी मैं अच्छे से बात करता था, लेकिन जब पढ़ाई का वक्त था तो मैं घर वालों को भी मना कर देता था। जब ये सारी चीज़ें बोलोगे तो ये स्टोरी हुई ना भाई। तो आप अपनी स्टोरी का पन्ना खोल लो, आपकी स्टोरी जितनी अच्छी होगी, यानी आपका स्ट्रगल जितना अच्छा होगा, आपकी डेडिकेशन जितनी अच्छी होगी, आपकी सक्सेस स्टोरी भी सुनने के लिए उतने ही लोग होंगे। तो हर कोई चाहता है उसी सक्सेस स्टोरीज हो, तो आज, और वो अगर सच्ची हो तो और अच्छी बात है। तो सच्ची स्टोरी का पन्ना खोल लीजिए, मेहनत का दरवाजा खोल लीजिए, सक्सेस का दरवाजा इंशाल्लाह आपके लिए खुल जाएगा। पक्की बात है ना। और किस चीज के बेसिस पे भी 2 टाइप्स ऑफ क्लीवेज है, किस चीज के बेसिस पे, जिस चीज के बारे में कह रहा हूं, तो मैं क्या कह रहा हूं कि पता नहीं है कि क्या आगे होने वाला है, उसी तरह सब क्लीवेज हो रहा है, बहुत सारे माइटोटिक डिवीजन हो रहे हैं, तो ये नहीं पता है या पता है, इसके बेसिस में 2 क्लीवेज हो सकते हैं, डिटरमिनेट, क्या डिटरमिनेट, एंड दूसरा क्या ऑब्वियस है, दूसरा क्या होगा इनडिटरमिनेट। ठीक है, अब अगेन डिटरमिनेट पता होगा तो डिटरमिनेट कहां से है, डिटरमिन से, डिटरमाइंड है, ऑलरेडी पता है, आप किसी चीज के डेडिकेटेड हैं, तो उसमें क्या होता है डिटरमिनेशन बोलते हैं ना, डेडिकेशन बोलते हैं ना, तो डिटरमाइंड होना किसी चीज के लिए, वहां से क्या आया डिटरमिनेट। तो ये कौन सा क्लीवेज हो गया, डिटरमिनेट। मतलब क्या है, इस जो ब्लास्टोमेयर फॉर्म हो रहा है, क्लीवेज हो रहा है, बहुत सारे सेल्फ बन रहे हैं जिसे हम ब्लास्टोमेयर बोल रहे हैं। अब उसमें 2 चीजें हो सकती हैं, 2 बातें क्या हो सकती हैं, मोस्ट ऑफ द केस में इनडिटरमिनेट होता है, यानी आपका फ्यूचर नहीं पता आप क्या बनने वाले हैं, बट आप डिवाइड कर रहे हैं, आप मेहनत कर रहे हैं, आप लगन कर रहे हैं क्योंकि आप क्या बनना चाहते हैं, बट यू कैन नॉट गारंटीड एनीथिंग, है ना। ऊपर वाले ने जो बेशक लिखा है वो होगा, हमारा काम है मेहनत करना, है ना। तो मेहनत वाला यानी हम किस हिस्से में आगे, इनडिटरमिनेट में आगे, हमें हमारा फ्यूचर मालूम नहीं है। कुछ ऐसे होते हैं जिनका पहले डिसाइडेड होता है, लोग बोलते हैं ना पहले से लिखा है मुकद्दर में, तो पहले से लिखा हुआ डिटरमिन है, तो क्या हुआ डिटरमिनेट टाइप हो गया, यानी क्लीवेज जो हो रहा है, तो एवरी पार्ट ऑफ एग इन दैट क्लीवेज हैज डिटरमिनेट पोजीशन, क्या
every part of egg has its fixed fate। मतलब उसे क्या बनना है वो ऑलरेडी डिसाइडेड है, वो वही जाके बनेगा। कौन से सेल में पार्टिसिपेट करना है, उसको क्या बनना है, किस स्ट्रक्चर को फॉलो करना है, वो डिटर्मिनेट में आएगा। अगर नॉट डिटरमाइंड, क्या नहीं डिटरमाइंड है, फेथ इज नॉट डिटरमाइंड, फेथ इज नॉट डिटरमाइंड। ये पता नहीं फ्यूचर में क्या बनेगा, अभी से नहीं पता है, हम आगे चल के देखेंगे, हम अभी से नहीं सोचेंगे, हम आगे चल के करेंगे। वो किस चीज में आ गया, इनडिटरमिनेट में आ गया। ऑलरेडी सब कुछ पता है, सब कुछ पता है कि सारा काम हो जाएगा, पापा पास बहुत पैसा है, डॉक्टर तो बनेंगे, मैं पढ़ूं ना पढ़ूं, किस फेज में आ गया, डिटरमिनेट फेज में आ गया। तो आप इनडिटरमिनेट फेज में होंगे तो ज्यादा अच्छी बात है, क्योंकि हमारा एग्जाम्पल इनडिटरमिनेट फेज का है। मोस्ट ऑफ द, चाहे वो आपके जितने वर्टिब्रेट हैं, मोस्ट ऑफ द वर्टिब्रेट आर इनडिटरमिनेट। तभी तो मेहनत कर रहे हैं। अगर हमें अभी से पता हो कि क्या होने वाला है, तो गद्दर में क्या लिखा, कोई मेहनत करेगा क्या भाई, बोलो ना, कोई मेहनत करेगा क्या, नहीं करेगा ना। तो इसीलिए इनडिटरमिनेट इज गुड। तो लगन से, मेहनत से काम करते रहना है। क्या कहा किसी ने कि तेरी मेहनत, तेरी मशक्कत तेरी तकदीर बदल सकती है। क्या कर सकती है, तकदीर बदल सकती है। तो इसीलिए उसे बखूबी अगर इस सेंटेंस को कंप्लीट किया जाए, शेर को कंप्लीट किया जाए, तो बेचारे जो हमारे, हम क्या है, हम शायरी दूसरे तरीके से पढ़ते हैं, उसमें बहुत सी चीजें होती हैं। तो बहुत खूब कही गई बात कि हिम्मत न हार थक कर है मुसाफिर। क्या कहा गया, हिम्मत न हार थक कर है मुसाफिर, तेरी मेहनत, तेरी मशक्कत तेरी तकदीर बदल सकती है। तो आपको हिम्मत नहीं हारना, कि मुझसे हो ही नहीं रहा, क्वेश्चन नहीं बन रहा, सर समझा रहे समझ में नहीं आ रहा, मैं पढ़ तो रहा हूँ, मैं कर तो रहा हूँ, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो लूप होल होगा, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलती तो हो रही होगी मेरे भाई। उस गलती को पकड़ना है और उस गलती को ठीक कर लीजिएगा, हिम्मत नहीं हारिएगा। और हिम्मत, आप मुसाफिर कौन है इसमें, आप हैं। और अगर आप हिम्मत नहीं हारिएगा तो आपकी तकदीर बदल सकती है। नहीं मैटर क्या लिखा है, आपकी तकदीर, आपने इसमें मेहनत की, आपने नीट के लिए मेहनत की, ऊपर वाला आपका नीट करवाएगा और उसमें आपके लिए अच्छा ही कर देगा। बात समझ में आ रही है। तो जिसे लग रहा है कि टाइम कम है, हिम्मत हार रहे, नहीं हारना है, इस शेर को याद रखना है, मामला साफ रखना है, पक्की बात है। तो नेक्स्ट क्लास में फाइन सर बहुत दिन से बोल रहे हैं कि फर्टिलाइजेशन, अब भैया आ जाएगा, ये भी जरूरी चीज थी। अब आपने एक पढ़ लिया, स्पर्म पढ़ लिया, सारी चीजें पढ़ ली, तो अब फर्टिलाइजेशन हलवा पार्ट है, आराम से सारी आपको क्या देखना है, क्लीवेज पार्ट देखना है कि सर फर्टिलाइजेशन होगा तो क्या होगा, कब, कितने देर में पहला जाइगोट का डिवीजन होता है, फर्स्ट क्लीवेज कब होता है, मोरूला स्टेज क्या है, ब्लास्टुला स्टेज क्या है, कैसे कैसे डेवलप करके एम्ब्रियो फॉर्म होता है। माने हार्डली आपका 2 क्लास, आई थिंक 2 क्लास इज सफिशिएंट टू कंप्लीट दिस चैप्टर। तो इंशाल्लाह अगले 2 क्लास में ह्यूमन रिप्रोडक्शन आपका कंप्लीट होगा, और उसके बाद जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है वो बहुत ही शॉर्ट चैप्टर है आपका, तो वो भी होपफुली 2 क्लास में, आई थिंक 2 क्लास या मैक्सिमम 3 क्लास में कंप्लीट हो जाएगा, है ना। तो स्टिल हमारे पास टाइम है। वहां आपके 11 के कोर्स में भी फर्स्ट यूनिट में अब आखिरी चैप्टर में हम लोग चले जाएंगे, यहाँ भी हम आपके आखिरी चैप्टर में आ रहे हैं, तो मामला चल रहा है, जबकि एक एक लेक्चर दिया जा रहा है आपको। अब जैसे जैसे बात बढ़ेगी, आपको काम आगे करना चाहते हैं, आगे करते रहिए। और मैंने पहले भी कहा है, अभी भी कह दे रहा हूँ कि जिन लोग को वीडियो लेक्चर नहीं मिल पा रहे हैं, जो मुझसे पढ़ रहे हैं, उन्हें वीडियो लेक्चर नहीं मिल पा रहे हैं, है ना, वो ऐप में उनका हट जा रहा है। आप जो एमडी के बच्चे हैं हमारे, उनका अगर हट जा रहा है तो मैं अपने यूट्यूब चैनल में डाल देता हूं, जिसका नाम क्या है, बायो वाले सर। ये जब टाइप कीजिएगा तो आपको वहां पे, सर है भाई 6 नहीं है, बायो वाले सर, तो आपको वहाँ यूट्यूब में बहुत सारे लेक्चर मिल जाएंगे। ऑब्वियसली अप टू डेट नहीं रहता है एमडी की तरह, और जैसे से टाइम मिलता है मैं वीडियोस डालता जाता हूँ। आप वहाँ कमेंट करके बोल सकते हैं सर ये वीडियो चाहिए, मैं उसे अपलोड कर दूंगा, ठीक है, क्योंकि ऐप से हट जाता है। लेकिन आपको अप टू डेट रहना है, या क्लास प्रॉपर वे में करनी है, रिवीजन के लिए या कभी जरूरत हो तो उसे देखना है, ऐसे भी चेक कर सकते हैं, ठीक है, पक्की बात।